गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी करेंगे। जो एडिटोरियल है वो कौन सा आपका, ए नो विन सिचुएशन ऑन जेई नीट ड्यूरिंग द पैंडेमिक। मतलब जो जेई और नीट का जो एग्जाम से रिलेटेड अपने एडिटोरियल किया था प्रीवियस क्लास में, उसके ऊपर आपके क्या है ये वोकैबुलरी, उसी एडिटोरियल की वोकैबुलरी। मेथड वही रहेगा, पहले वोकैब आएगी, आपको जल्दी से मुझे आंसर करना है उसका कि मीनिंग क्या है उस वोकैब का, उसके बाद में उसका अपना कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट वोकैब जो आपकी आती है वो आती है कमेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंस? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंस? जल्दी से इसका मीनिंग बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंस? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है प्रारंभ करना या होना, प्रारंभ करना, शुरू होना, आरंभ करना। ठीक है, किसी चीज को स्टार्ट करना इसका मीनिंग होता है। मीनिंग यहाँ पे देखें, टू बिगिन समथिंग, कोई चीज को बिगिन करना मतलब शुरू करना किसी चीज को। सिनोनिम्स यानी जो आपके सेम सिमिलर मीनिंग है उनको देखते हैं, सिमिलर वर्ड्स को देखते हैं यहाँ पे। इनिशिएट, लॉन्च, इनिशिएट करना, शुरू करना, किसी को लॉन्च करना भी शुरू करना होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम यानी अपोजिट, यहाँ पे देखें तो अपोजिट में एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब किस चीज़ को टर्मिनेट कर देना, रोक देना, समाप्त कर देना। ठीक है, एंड कर देना। तो एंड इसका एक तो शुरू कर रहे हो आप, उसका एंड कर रहे हो, तो बिल्कुल एंटोनिम है, बिल्कुल सही बात है, अपोजिट है। यूजेज यहाँ पे देखें, वी विल कमेंस बिल्डिंग वर्क इन अगस्त ऑफ नेक्स्ट ईयर। हम क्या करेंगे, जो बिल्डिंग वर्क का मतलब कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के अगस्त में हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। बिल्कुल सही है। एडिटोरियल में देखें, पैंडेमिक एंड द रिजल्टेंट डिले इन कमेंसिंग। पैंडेमिक और जो रिजल्टेंट डिले है, देरी है कमेंसिंग, किसी चीज को कमेंस करने में, ऐसी बात एडिटोरियल में हुई थी। कंप्लीट सेंटेंस के लिए एडिटोरियल गो थ्रू करना पड़ेगा और वहां पे आपको कमेंसिंग हाईलाइटेड फॉर्म में दिख जाएगा कि कौन सा ये सेंटेंस है। क्लियर है? अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। पिक्चर एनालिसिस में एक क्योट आता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक क्योट आता है, बड़ा ही प्यारा क्योट है, बड़ा ही शानदार और बहुत ज़्यादा शिक्षा देने वाला मोरल आपका क्योट है। तो पढ़ते हैं इसको। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल का मतलब जो दिमागी जो ग्रोथ है, विकास है, शुड कमेंस, उसे शुरू होना चाहिए एट बर्थ, कब? बर्थ पे मतलब जन्म पे, एंड सीज ओनली एट डेथ, और केवल कब वो सीज किया जाए, रोका जाए, कब रुके? डेथ पर जाकर रुके। मतलब क्या निकला, इन्होंने बोला है अपने को एक शिक्षा देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अपने को क्या करना चाहिए, जो अपना माइंड है उसको हर टाइम डेवलप करते रहना चाहिए जब तक अपने जिंदा है। मतलब पैदा होते ही अपने को अपने माइंड को डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए, और जब तक डेथ ना हो तब तक माइंड डेवलप करते रहना चाहिए। मतलब सेंस चमकाते रहना चाहिए, नॉलेज लेते रहना चाहिए और चीज़ों को लर्न करते रहना चाहिए, मतलब चीज़ें सीखनी चाहिए। मतलब जब तक अपनी डेथ ना हो जाए तब तक अपने को नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए। ये वाली बात उन्होंने बोली और बड़ी ही शानदार बात बोली, क्योंकि नॉलेज के लिए कोई एज नहीं होती। समझ में आ रही है चीज़? तो इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। मतलब ये है माइंड डेवलपमेंट का। यहाँ पे कमेंट्स को यूज़ कैसे करोगे? जैसे आप बोल दो कि मैंने इतने साल पहले कमेंस किया था बैंकिंग प्रिपरेशन को, बैंकिंग की तैयारी मैंने स्टार्ट की थी, इसका मतलब बैंकिंग प्रिपरेशन को मैंने इतने साल पहले कमेंस किया था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंस करना बाकी है अभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी स्टडी स्टार्ट नहीं की, या फिर मान लो कि ब्रेक लग गया बीच में स्टडी के, ठीक है, स्टडी नहीं हुई लॉकडाउन वगैरह के कारण, तो अब मैं अपनी स्टडी को कमेंस करूंगा। या फिर ऐसे बोलोगे कि ब्रेक एक बार लग गया था लेकिन हमने अपनी स्टडी को टाइम से कमेंस कर लिया था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब एग्जाम हो जाएगा तो भी, एग्जाम होगा तो भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी कमेंस कर रखा है अपनी स्टडी को। तो इस तरीके से आप यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे सेंटेंसेस के अंदर खुद से बोलकर, उतना ही ज़्यादा याद होगा। क्लियर है, समझ में है? अब चलते हैं नेक्स्ट वोकैब में। नेक्स्ट वोकैब जो आपकी आती है वो है अनएनविएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएनविएबल? जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएनविएबल? तो चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ जो मीनिंग निकल कर आता है वो अस्पृहणीय, अवांछनीय। तो ये हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आरआरबी हिंदी के लिए आपका। अस्पृहणीय का मतलब जो चाहते ना हो, अपने चाहते ना हो उसको करना। अवांछनीय मतलब जो वांछित ना हो, जिसकी इच्छा ना रखते हो, उसको बोलते हैं। ये दोनों जो वर्ड लिए, अस्पृहणीय और अवांछनीय। ठीक है, मीनिंग इंग्लिश में देखें, डिफिकल्ट, अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट। जो क्या हो, डिफिकल्ट हो, मतलब डिफिकल्ट का मतलब डिफिकल्ट, ठीक है, मतलब कठोर हो, सख्त हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है। अनडिजायरेबल का मतलब जिसकी इच्छा ना हो, अनडिजायरेबल का मतलब जिसकी इच्छा ना हो, और अनप्लेजेंट का मतलब जो लुभावना ना हो, सुहावना ना हो, मतलब अच्छा ना लगे, अनअट्रैक्टिव हो, जो अपने को अच्छा ना लगे। सिनोनिम्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, जो अपने को अच्छा ना लगे। अनकंफर्टेबल जिसमें अपने कंफर्टेबल महसूस ना करें, ठीक है, आरामदायक महसूस ना करें, जिसमें अपने को अनकंफर्टेबल मतलब अजीब सा लगे, वो इसका सिनोनिम। अनवांटेड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा,
अनवांटेड का मतलब जिसकी चाहत ना हो, अनवांटेड बिल्कुल सही है, अनडिजायरेबल हो गया ना एक टाइप से। एंटोनिम देखें तो अट्रैक्टिव, एक तो आपको वो अच्छा ना लगता हो, सुहावना ना लगता हो, लुभावना ना हो। दूसरा आप अट्रैक्टिव है मतलब आकर्षण करने वाला, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ना। डिजायरेबल जिसकी इच्छा हो, एक तो अनडिजायरेबल है मतलब जिसकी इच्छा ना हो, जो ना करना चाहे अपने, जो पसंद ना करें, और एक डिजायरेबल जिसकी इच्छा हो कि अपने को ये करना है, तो बिल्कुल अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ देखें, सी हैड द अनएनविएबल टास्क, उसके पास क्या थी, अनएनविएबल का मतलब एक हार्ड टास्क थी, ऑफ मैकिंग द फर्स्ट फ्यू कॉल्स, स्टार्टिंग की फ्यू कॉल्स कर बनाने की मतलब कॉल करने की, स्टार्टिंग की कॉल्स करने की टास्क थी। अनएनविएबल का मतलब उसको अच्छी नहीं लगती थी, अनकंफर्टेबल, उसको अच्छा नहीं लगता था, ऐसी टास्क थी उसके पास। ठीक है, यहाँ पे एडिटोरियल में क्या था, इन एन अनएनविएबल पोजीशन, मतलब पोजीशन ऐसी बनी हुई है, अनएनविएबल का मतलब डिफिकल्ट बनी हुई है, अनकंफर्टेबल पोजीशन बनी हुई है, ये एडिटोरियल में बात हुई थी। और क्या पोजीशन बनी हुई है, उसके लिए आपको कंप्लीट सेंटेंस को गो थ्रू करना पड़ेगा, और कंप्लीट सेंटेंस आपको एडिटोरियल में मिलेगा, हाईलाइटेड फॉर्म में वहां अनएनविएबल मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें पिक्चर एनालिसिस को। तो यहाँ पे अपने कबूतर आ चुके हैं, ठीक है, इनको पता लग गया कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो रेगुलरिटी इनकी बड़ी शानदार वाली है। डेली अपने ये स्टूडेंट, अपने दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट तो क्या है, एक तो स्टाफ का मेंबर है, एक स्टूडेंट है। जो रेड कैप वाला है वो तो क्या है आपका स्टूडेंट है, और जो दूसरा दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, स्टाफ का मेंबर है। ठीक है, तो ये वाला पूछ रहा है पहले वाला क्या, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अनएनविएबल। उसने बोला कि इसका अपोजिट क्या होगा अनएनविएबल का। ठीक है, उसने एनविएबल बोला है, यहाँ पे अनएनविएबल नहीं बोला, उसने एनविएबल बोला है। ठीक है, तो आगे उसने बोला है कि इसका एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, अनएनविएबल होता है। मतलब उसने अनएनविएबल के अपोजिट में ये चीजें सारी की सारी रखी है। अब की बार उसने थोड़ी सी ट्रिक खेल गया यहाँ पे वो के पूछने में। उसने क्या किया, अनविएबल दिया है, यहाँ पे अनएनविएबल नहीं दिया, उसने एनविएबल दिया, मतलब अनएनविएबल का अपोजिट दिया है और उसका अपोजिट पूछा है, तो अनएनविएबल आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। अब इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अपने को सीखना पड़ेगा कैसे, कि जैसे ही अनएनविएबल जो ऊपर वहां दिखाई दे रहे हैं वो एनविएबल के तो क्या है, अपोजिट है, समझ में आ रही चीज, लेकिन अनएनविएबल के सिनोनिम है। तो एक टाइप से क्या बता रहा है ये, यहाँ पे अनएनविएबल के सिनोनिम बता रहा है। एनविएबल का अपोजिट पूछा उसने, तो वो वहां पे एनविएबल के अपोजिट बता रहा है, इसका मतलब एनविएबल के सिनोनिम बता रहा है। समझ में आई चीज, क्लियर हुआ ना क्या पूछना चाहता है। तो ये बात इसने पूछी है, तो उसने बोल दिया एनविएबल के एंटोनिम बता रहा है और अनएनविएबल के सिनोनिम, तो खुद अनएनविएबल को रख लिया, अनडिजायरेबल, डिसएडवांटेजेस, अनडिजायर्ड, अनलकी, बैड, पुअर, डिसएडवांटेज्ड, अनफेवर्ड, ये सारे के सारे उसने एनविएबल के अपोजिट बता दिए, अनएनविएबल के सिनोनिम बता दिए। समझ में आया ना, क्योंकि अपनी यहाँ पे वो कैब थी अनएनविएबल और उसने पूछा है एनविएबल, तो उसने एनविएबल के अपोजिट बताए, इसका मतलब अनएनविएबल के सिनोनिम बताए। इतना चमकता है क्या, आपके समझ में आती है ना ये चीजें कैसे बोल रहा है, समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना, तो इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो। तो अनएनविएबल की अगर अपने बात करें तो आप बोल सकते हो बहुत सारी चीजें आपको अनएनविएबल लगती है जो आप करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है। समझ में, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको मजबूरी में करनी पड़ती है, तो उनके लिए आप क्या करोगे, अनएनविएबल यूज करोगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सिचुएशन बन जाए ऐसी, मान लो आप कहीं पे गए हुए हो, वहां पे आपको कंफर्टेबल महसूस ना हो, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अनएनविएबल, अपने बोले दिस इज अनएनविएबल सिचुएशन फॉर मी, सो आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकता। समझ में आया चीज, किसी ने कोई ऐसी फालतू बकवास कर दी, ठीक है, कुछ भी बोल दिया अपने को, तो अपने बोलेंगे अनएनविएबल वर्ड्स यूज मत। अब आप किसी को शिक्षा देनी हो तो ऐसे बोल सकते हो कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातें किया करो, अनएनविएबल बातें मत किया करो, अनएनविएबल वर्ड्स यूज ना किया करो, इससे आपकी क्या होगी, इमेज नेगेटिव होगी, इसलिए आप ऐसे वर्ड्स यूज ना किया, इस तरीके से आप बोल सकते हो, तो ये आपके याद हो जाए। क्लियर है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है पैरिल। अब जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिल, जल्दी से मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिल। तो चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो पेरिल का यहाँ पे मीनिंग निकल कर आता है, वो आता है जोखिम, रिस्क, खतरा, संकट। ठीक है, डेंजर को बताता है। मीनिंग देखें, सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, सीरियस बोझा, सीरियस और अचानक से होने वाला डेंजर, खतरा, उसको बोलता है ये। सीरियस का मतलब अपने बोले तो सीरियस होता है ना, बोझा, सीरियस मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अपने बोल सकते हैं। सिनोनिम्स यहाँ पे देखें, हैजर्ड, हैजर्ड का मतलब खतरा होता ही है और रिस्क का मतलब जोखिम होता ही है, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम सेफ्टी, एक तो रिस्क उठा रहे हो आप, आपको प्रॉब्लम हो रही है, संकट आया, एक सेफ्टी है मतलब क्या है, सुरक्षा है,
प्रोटेक्शन का मतलब भी क्या है, सुरक्षा है, तो सुरक्षा उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही है। यूजेस यहाँ पे देखें, हिज फैमिली वॉज इन पैरिल, उसकी जो फैमिली थी वो किस में थी, पैरिल में थी, मतलब संकट में थी, उसकी फैमिली क्या थी, संकट में थी, बिल्कुल सही है इसका यूजेस। एडिटोरियल में देखें, कैन नॉट बी पुट इन पैरिल फॉर लॉन्ग, मतलब स्टूडेंट्स के करियर की बात हुई थी, उनको क्या कर सकते हैं, पैरिल में नहीं डाल सकते ज़्यादा टाइम के लिए, ऐसी बात इन्होंने की थी। एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना, कंप्लीट सेंटेंस मिल जाएगा। चलते हैं अब पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में देखें तो यहाँ पे फिर से क्योट आता है और क्या लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज नो पेरिल इन द फाइट, जब लड़ाई में कोई पेरिल जोखिम ना हो, रिस्क ना हो, देयर इज नो ग्लोरी इन द ट्रायम्फ, तो कोई गौरव वाली बात, खुशी नहीं होती। ट्रायम्फ का मतलब जीत, ट्रायम्फ का मतलब जीत, जीत में फिर कोई खुशी नहीं होती जब तक अपने जो लड़ाई अपने करते हैं उसमें रिस्क ना हो, इसका मतलब तब तक कोई मजे नहीं आते जीतने के। यही तो बात है एग्जाम ओरिएंटेड। देखें, जब तक एग्जाम के अंदर तगड़े वाला पैटर्न, नया पैटर्न ना पूछे तो उसको फिर फोड़ने में मजे भी नहीं आएंगे। पुरानी वही चीजें पूछ ले जो हमेशा से आती है, जो अपने को बिल्कुल फिक्स आती है, बिल्कुल रटी रटाई चीजें हैं, अगर वही पूछे एग्जाम में, फिर जीत के मजे नहीं है, फिर सिलेक्शन के उतने मजे नहीं है। मजे तो तब आते हैं जब क्या होता है, जब एग्जाम में कोई नया पैटर्न आए और बड़ा तगड़े वाला पैटर्न, पसीने छुटाने वाला पैटर्न आ जाए और फिर उस पैटर्न को अपने अपने कर दें। मजे तो तब है जीत के। समझ में आया चीज, ये होता है कि नहीं होता। आप लोग जब भी क्वेश्चन वगैरह करते हो, या मान लीजिए ऑनलाइन टेस्ट में करते हो, या फिर मान लीजिए एग्जाम के अंदर करते हो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो, एक बार में समझ में ना आए, दो बार में समझ में ना आए, लेकिन वो बाद में 2 या 3 बार में समझ आ जाए, मतलब हो बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन हो, कोई भी आप मान लीजिए कोई पजल मान लो, एक टाइप से कोई भी पजल हो, या मैथ्स का टाइम एंड वर्क वगैरह का, या इंग्लिश का कोई नया पैटर्न हो, ठीक है, वो डायरेक्ट अपने देखें समझ में ना आए, फिर अपने थोड़ा सा ध्यान देकर उसको करें और थोड़ा सी अपनी मेहनत लगे, और उसके बाद जब वो सोल्व होता है ना, तो अंदर से बहुत तगड़े वाली खुशी आती है। आती है कि नहीं आती, आती है ना, बहुत तगड़े वाली खुशी आती है, और एक बहुत तगड़े वाला कॉन्फिडेंस आता है। समझ में आई आप लोगों की ये बात। तो नए जो पैटर्न आते हैं, नई चीज आती है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो उससे डरना नहीं चाहिए। अगर उस ट्रिकी क्वेश्चन को आप करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करते हैं कि जैसे ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, घर पे लगाते हैं, तो वहां पे तो उनको ये चीजें करके देखनी चाहिए कि हम हैंडल कर सकते हैं नई चीजों को। तो यहाँ तो आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब उनको थोड़ा ट्रिकी दिखता है तो उसको छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। समझ में चीज, उसको छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। या फिर मान लीजिए क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे ऑफलाइन कर रहे हैं, बुक वगैरह से किसी से कर रहे हैं, पेपर वगैरह से कर रहे हैं, जो आपको कोचिंग से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी आ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार ये तो समझ में नहीं आना, एग्जाम में ऐसा आएगा तो करेंगे ही नहीं। अरे भाई एग्जाम में आएगा तब चलो ना दिक्कत हो आपको, दिक्कत ना क्या दिक्कत हो, ना दिक्कत क्या दिक्कत हो, अगर आपको दिक्कत हो वहाँ एग्जाम के अंदर, ठीक है, और अगर समझ में ना आए तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना ही है उसको, वहाँ पे रुकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे। लेकिन घर पे एक बार करके तो देखो ना उस पैटर्न को। बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट होंगे, मतलब टॉपिक होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का मान लें, ठीक है, लेकिन एक बार करके तो देखो कि आपको क्या पता वो बहुत ज़्यादा इजी हो, क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं वो उतना इजी होता है, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आता तब तक वो बहुत ज़्यादा टफ लगता है, और जैसे ही कॉन्सेप्ट अपने को पकड़ में आ जाता है तो वो ईजी लगने लग जाता है। समझ में आया चीज़। एक बार आप जो आपके पास कोई टफ क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक है, जो आपकी समझ में ना आए, ट्रिकी हो, एक बार उसको करके देखना, चाहे आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, ठीक है, आप उसको करके देखना। अगर वो आपसे सोल्व हो जाता है तब आप मुझे बताना आपको कितना तगड़े वाला कॉन्फिडेंस आता है। और रियलिटी है ये, जब ऐसा जो अपने को नहीं आता होता और जिसमें अपने को टाइम लग रहा है, जिसके अंदर अपने कंफ्यूजन, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में तो आपको वही करने हैं जो आपको पहले जो अटेम्प्ट हो जाए, बाद में टाइम बचे तब करने हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, उसमें तो पहले आपको मार्क्स गेन करने हैं, वहां तो एग्जाम ओरिएंटेड अलग है। लेकिन घर पे आप करके देखना, करते भी हो आप, जैसे ही आप बहुत ज़्यादा टफ या ट्रिकी लेवल का जो क्वेश्चन होता है और उसको आप सोल्व कर देते हो, तो बताओ कितनी तगड़े वाली खुशी आती है ना, अंदर से तगड़े वाली खुशी आती है, और इतना तगड़े वाला कॉन्फिडेंस आता है। क्या आता है कि अब एग्जाम ले लेना तो मैं एग्जाम फोड़ दूं। समझ में आ रही चीज। ऐसा ही एग्जाम में कई बार थोड़ा ट्रिकी होता है और अपने समझ में नहीं आता, तो अपने थोड़ा सा टाइम देकर अगर हो जाता है ना, तो अंदर से इतना तगड़े वाला कॉन्फिडेंस आता है कि आगे के 5-6 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही उड़ा देते हो। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, माइंड एकदम से क्या होता है, इग्नाइट होता है आपका बहुत स्पीड के अंदर, एकदम से खुशी होती है। क्योंकि जब खुश रहकर, अब आप बोलते हो नेगेटिविटी की बात, सर नेगेटिविटी आती है, एक चीज ये करके देखना, नेगेटिविटी एकदम से गायब नहीं हो जाती क्या, तो ऐसी चीजें करो तब नेगेटिविटी ओवरकम होगी आपको। ये तरीका है नेगेटिविटी खत्म करने का। तो बंदे तो आप वही थे ना, पहले नेगेटिविटी थी कि ये क्वेश्चन होगा नहीं, और जैसे वो क्वेश्चन हो गया तो आगे के 3-4 और तगड़े वाले क्वेश्चन वो और उड़ा दिया आप लोगों ने। थे तो आप ही ना,
कोई दूसरा तो आके उसने तो नहीं किया ना, आपने किया है ना। ये चीज होती है, मतलब इंटरनल खुशी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटरनल कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और डेवलप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आया ना। तो ऐसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, उनको करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और जैसे ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट वाला ट्रिकी भी कर दोगे। और जैसे ट्रिकी होने लगे आपसे तो एग्जाम में तो आपको उससे इजी मिलने वाले हैं। तो एग्जाम में तो आप 100% गारंटी है फोड़ ही दोगे एग्जाम, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई पे रहेगा, नेगेटिविटी गायब रहेगी। समझे, नेगेटिविटी पे कॉन्फिडेंस क्या कर लेगा, हावी हो जाएगा। वही चीज करनी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। समझ में ये बात बोली। पैरिल का मतलब जोखिम बोल ही सकते हो आप, रिस्क, हर चीज में रिस्क है। आज इस लाइफ के अंदर अपने बोले लाइफ पैरिल से भरी पड़ी है, हर कदम कदम पे पैरिल है, ऐसे आप यूज करो। ठीक है, जोखिम है, समझ में आ रही चीज, कदम कदम पे जोखिम है। जैसे मान लीजिए आप बात करें कि मान लो आप किसी के घर जा रहे हो या फिर गली से निकल रहे हो, सामने कोई कुत्ता बैठा है, ठीक है, किसी को कुत्ते से बहुत ज्यादा डर लगता है, या खूंखार कुत्ता है वो सामने से है ना आपको घूर रहा है, ठीक है, तो अपने क्या बोलेंगे, इसके पास से निकलें तो ये पैरिल है, एक जोखिम है, खतरा है। तो एक अपने करते हैं, टर्न कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर निकले तो ये क्या है, एक पैरिल है। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। समझ में आई चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है हर्डल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्डल, जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्डल। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में इसका मीनिंग निकल कर आता है, वो आता है बाधा, अवरोध, अड़चन, रुकावट। रुकावट वगैरह, बाधा, अड़चन वगैरह ये सारी है, ये आपकी हर्डल होती है। मीनिंग यहाँ पे देखें, ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। एक प्रॉब्लम, समस्या, या डिफिकल्टी का मतलब परेशानी, उसको बोलते हैं। बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स, बैरियर, बैरियर का मतलब रुकावट होती है। ऑब्स्टेकल भी आपकी रुकावट होता है, बिल्कुल सही है। रुकावट कोई बता रहे हैं तो सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम्स में बात करें, हेल्प हो जाएगा। एक तो क्या है, बैरियर बना हुआ है, रुकावट, एक हेल्प। एक तो क्या है, आपके सामने अड़चन बना रखी है किसी ने, ठीक है, बैरियर। एक आपकी हेल्प कर रहा है तो एंटोनिम हो जाएगा ना, वो सहायता कर रहा है आपको आगे जाने के लिए। असिस्टेंस का मतलब भी सहायता होता है, तो सहायता आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा अपनी हर्डल का। ठीक है, यूजेज यहां पे देखें, गेटिंग ए वर्क परमिट। गेटिंग ए वर्क परमिट, वर्क का परमिट मतलब परमिशन प्राप्त करना, वो क्या था, द फर्स्ट हर्डल टू ओवरकम। वो पहली समस्या थी जिसको क्या करना था, ओवरकम, खत्म करना था। मतलब पहले तो काम का परमिट मिले, काम पहले शुरू तो करें, परमिशन तो मिले, उसके बाद काम शुरू होगा, उसके बाद की हर्डल्स है वो, तो काम शुरू होने के बाद तो हर्डल्स आएगी। लेकिन पहली जो हर्डल होती है वो क्या होती है, काम शुरू करना ही होता है, उसकी परमिशन लेना ही पहली हर्डल होती है। ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। एडिटोरियल में क्या था, टीयर 3 टाउन्स, जो छोटे टाउन्स है, आर लाइकली टू फेस हर्डल्स। मतलब उन गर्ल्स की बात हुई थी जो हर्डल्स को फेस करने के चांसेस थे। तो इसके लिए आपको कंप्लीट जो आपका सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब चलते हैं यहाँ पे पिक्चर एनालिसिस पे। पिक्चर एनालिसिस में बड़ी ही शानदार पिक्चर आती है, फनी सी। देखो ये लड़की है, ये जो आपके ये ऑब्स्टेकल बने होते हैं ना, ये भी हर्डल रेस आपने नाम सुना होगा ना। हर्डल रेस क्या होती है, जिसमें ऐसे ऑब्स्टेकल्स बने होते हैं जिसके ऊपर से कूदना होता है। तो ये देखो प्रैक्टिस कर रही है और तगड़ी दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये क्या कर रही है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। देखो ये हर्डल के ऊपर, ये हर्डल था, ये सामने हर्डल था, तो ये हर्डल के ऊपर से कूदना चाहती थी, लेकिन हर्डल को ही साथ में लेकर चली गई। दिखाई दे रहा होगा आपको कैसे हर्डल को लेकर गई है, ठीक है। हर्डल के ऊपर से कूदना चाहती थी, लेकिन यहीं पे क्या होगी, लंबी हो गई है, ठीक है। तो ये होता है हर्डल, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप भी कई बार क्या करते हो, छलांग लगाते हो तब लंबे हो जाते हो ना, तो वो हर्डल होता है। उस हर्डल को पार करने की कोशिश करते हो और आप उसके साथ ही, हर्डल के साथ ही क्या हो जाते हो, लंबे हो जाते हो। तो वो वाला केस है। तो यहाँ पे एक और आपकी पिक्चर आती है, वो आता है आपका क्यूट। ये बड़ा ही अच्छा क्यूट है, वो फनी वे में था आपको समझाने के लिए कि ये जैसे रेसिंग वगैरह होती है उसके ऊपर छलांग लगाते हैं तो वो हर्डल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हर्डल होता है कि आपको यूज कैसे करना है घर पे। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल मत करके देखना, ये मुंह फूट जाएगा। समझ में आ रही चीज। अभी जो मैंने आपको दिखाई थी ना पिछली वाली पिक्चर, उसमें प्रैक्टिकल मत करना उस के अंदर की, ठीक है, कि कूद कर देखेंगे, गिर कर देखेंगे, हर्डल से कूद कर देख के प्रैक्टिकल मत करना घर पे। ये स्टंट घर पे करने के लिए नहीं है, मुंह फूट जाएगा। समझ में आ रही है चीज। तो ऐसा काम मत करना, वो वैसे दिखाने के लिए कि आपके समझ में आ जाए कि हर्डल क्या होता है। कई बार अपने लड़खड़ा जाते हैं चलते चलते, ठोकर लग जाती है किसी ईंट वगैरह, पत्थर वगैरह से, तो एक टाइप से वो आपके लिए हर्डल था। वो ईंट या पत्थर क्या था, ऑब्स्टेकल था, हर्डल था, जिससे आपको ठोकर लगी। समझ में, वो वाली बात है। तो यहाँ पे देखें, इफ हर्डल्स कम योर वे, अगर हर्डल्स मुसीबतें आपके सामने आती हैं, देन इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दैट यू आर ऑन द पाथ टू सक्सेस, आप सक्सेस के पाथ की तरफ हो, रास्ते की तरफ हो। अगर आपकी लाइफ में परेशानियां आती है, ज्यादा आने लग जाती है, बहुत ज्यादा, इसका मतलब आप सक्सेस होने जा रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग क्या, 99% लोग क्या करते हैं, वो हर्डल्स देखकर क्या बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे से तो कुछ नहीं होना। होता है कि नहीं होता।
कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कुछ भी नहीं होना, मुसीबतें ही मुसीबतें मेरी लाइफ में लिख दी भगवान ने, इसका मतलब आप वहीं पे हार मान जाते हो, इसलिए आप हार जाते हो। वो आपकी परीक्षा थी। रियल के अंदर बात करें, अगर आपकी लाइफ में मुसीबतें आ रही है, अगर आपकी लाइफ में मुसीबतें आ रही है, इसका मतलब क्या निकला? मुसीबतों का मतलब यही निकलेगा कि आपकी लाइफ सक्सेस की तरफ जा रही है। समझ में आई चीज? भगवान ने आप में कुछ देखा है तभी तो आपको मुसीबत दे रहे हैं। अगर आप में कुछ ना होता तो आपको मुसीबत क्यों देते? क्योंकि भगवान को पता है ये तगड़े वाली चीज़ है, और भगवान चेक करना चाहता है कि कितने स्ट्रोंग हो। तो वो चीज़ आपको दिखाना है कि हम बहुत स्ट्रोंग हैं, हम इन हर्डल्स से डरने वाले नहीं हैं। और जिस दिन आपकी लाइफ में हर्डल्स आनी खत्म हो गई, उस दिन समझ लेना आपकी लाइफ भी खत्म हो गई। क्योंकि लाइफ का मतलब है कुछ नया करना, लाइफ का मतलब कुछ नया करना, कुछ अलग करना, अपना नाम बनाना, कुछ अलग चीज़ करना। और कुछ अलग करने के लिए मुसीबतें बहुत झेलनी पड़ती है। इसका मतलब अगर मुसीबतें नहीं आ रही, इसका मतलब आप कुछ अलग नहीं कर रहे, आप एक नॉर्मल लाइफ जीने लग गए, एक साधारण इंसान वाली लाइफ आप जीने लग गए, जो कि जानवर भी जीते हैं। समझे? इंसान वाली लाइफ नहीं है एक टाइप से। आपकी लाइफ में मुसीबतें आनी बंद हो जाए, इसका मतलब जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो भी मुसीबतें आपके बैंक के अंदर आएगी। ठीक है, जैसे बैंक में सिलेक्ट हो गए तो मुसीबतें खत्म नहीं हुई, वहां बैंक में आएगी। फिर आपको ग्रोथ के लिए मुसीबतें आएगी, फिर आपको प्रमोशन के लिए मुसीबतें आएगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे प्रमोट होने के लिए, आगे से आगे बढ़ने के लिए। तो जब तक लाइफ में मुसीबतें रहेगी, इसका मतलब आप ग्रोथ कर रहे हो। और जिस दिन आपकी लाइफ में मुसीबतें खत्म होगी, इसका मतलब आप खत्म हो गए, एक नॉर्मल इंसान की तरह आप, यानी एक जानवर की तरह लाइफ जी रहे हो। क्योंकि जानवर भी नॉर्मल जीता है, उसकी लाइफ में कोई एम नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में एम है तो मुसीबतें आएगी, अगर एम खत्म हो गए, मुसीबत खत्म होगी, इसका मतलब आपके एम खत्म हो गए, आपका जीवन क्या हो गया? अपने बोल सकते हैं व्यर्थ हो गया एक टाइप से। अब से क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। लाइफ में मुसीबतें आती है, इसका मतलब आप सक्सेस के पाथ पे जा रहे हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी जानकारी में आपके होंगे जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम से सिलेक्ट हुए, जिनको 4-4 5-5 साल लग गए। ठीक है, 3-3 साल, 4-4 5-5 6-6 साल लगे जिनको। ठीक है, उन स्टूडेंट से पूछना, वो भी यही सोचते थे कि अब तो खत्म ही हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और लास्ट में जाकर सिलेक्शन ले गए। तो सिलेक्शन लेने के बाद ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी लाइफ बिल्कुल ईजी बन गई, उसके बाद में फिर से हर्डल आएगी, क्योंकि अपने को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए तो बैरियर्स आएंगे। समझ में आई चीज़? ये वाली बात है। हर्डल को यूज़ कैसे करोगे? ऐसे यूज़ कर लेना कि मेरी लाइफ में बहुत सारी हर्डल आ रही है, लेकिन मैं इनसे झुकने वाला नहीं है। हर्डल्स को बोलना, तेरी जितनी औकात है दिखा दे, मैं तुझे मेरी औकात दिखाऊंगा एक दिन, तब पता लगेगा तुझे। ये जोश लेकर आना है आप लोगों को। क्या? हर्डल को बोलो कि आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा वेलकम है, जितनी आ सकती है उतनी आ, तेरा वेलकम है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। समझ में आ रही चीज़? एक दिन मैं औकात दिखाऊंगा, जब मैं अपनी औकात दिखाऊंगा, ठीक है, तब तुझे पता लगेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये चैलेंज लिया करो आप हर्डल से। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इसके बोल दिया कि कोई मुसीबत आ गई कि हाँ एक दिन दिखाऊंगा, और वो एक दिन कभी आना नहीं है। तो एक दिन आने का मतलब नहीं है एक दिन दिखाऊंगा, मतलब क्या है? स्टार्ट तो अभी से करना है आपको, मेहनत करना। समझ आई चीज़? उसको बोल दिया मुसीबत आई, कोई ना आने दे मुसीबत, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन दिखाऊंगा पक्का। और वो एक दिन कभी आया ही नहीं। कि आपको बोला कि वो एक दिन दिखाने वाला था, वो कौन कहाँ था? अभी टाइम है, रुक जा, थोड़ा रेस्ट करने दे। ऐसे नहीं करना, उसको ऐसे बोलना है कि रुक जा, कोई दिक्कत नहीं, आज से लड़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे साथ मैं तुझे एक दिन मेरी औकात 100% दिखाऊंगा। उस दिन तुझे पता लगेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये बोला करो खुद से, तब आता है कॉन्फिडेंस। नहीं जैसे मुसीबत आई तो खुश हो जाया करो, अरे यार नई मुसीबत आई, अब देख इसकी हालत खराब करता हूँ। समझ में आ रही चीज़? अब नई मुसीबत आई, जैसे नई मुसीबत आई, अरे एक और मुसीबत आ गई, चल आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा वेलकम है। समझ में आ रही चीज़? इस तरीके से बोलो खुद को, अब इसको मैं दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ, इस मुसीबत को आने दे, कोई दिक्कत नहीं, आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे खुद को बोलकर कॉन्फिडेंट करना है आप लोगों ने। समझ में आ रही चीज़? तब नेगेटिविटी आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। समझ में? नेगेटिविटी बिल्कुल दब जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे बोलोगे, बोलना पड़ेगा खुद से, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है स्टैगर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगर? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगर? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो यहाँ पे जो एनालिसिस में आता है वो आता है लड़खड़ा कर चलना, चौंका देना, अलग अलग समय पर व्यवस्थित करना, मतलब टाइम स्लॉट चेंज करना, विचलित करना मतलब डाइवर्ट करना। बिल्कुल सही है। मीनिंग देखें, वॉक और मूव अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब लड़खड़ा कर चलना, स्टेडी वे में ना चलना, बिल्कुल एक अपने बोले फ्रिक्वेंसी के साथ, मतलब बात करें फ्लुएंस के साथ, एक साथ चलना, कंसिस्टेंसी के साथ चलना। तो अनस्टेडली का मतलब लड़खड़ा कर चलना, वॉक करना या मूव करना। सिनोनिम्स देखें तो शॉक हो जाएगा, शॉक का मतलब झटका होता ही है इसका। स्टम्बल का मतलब क्या है? लड़खड़ाना होता ही है। एंटोनिम देखें, काम,
एक तो लड़खड़ाकर चल रहे हो, चौंकाने वाली बात, एक काम बिल्कुल शांत गंभीर स्वभाव से बिल्कुल शांति से चल रहे हो, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। यूजेस देखें, सी वॉक विद स्टैगर, उसने वॉक किया किसके साथ, स्टैगर के साथ, लड़खड़ाहट के साथ उसने वॉक किया, लड़खड़ाहट के साथ वॉक किया, समझ में आ रही है ना, लड़खड़ाते हुए चलना। तो आप ऐसे ये तो चलकर देख सकते हो आप, हल्के हल्के लड़खड़ाते हुए कि देखो मैं स्टैगर करके दिखाता हूँ, ये याद कर सकते हो आप। घर पे बोलना कि स्टैगर का मीनिंग पता है क्या आप लोगों को, घर वाले बोलेंगे ना हमें तो नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, चलकर दिखाना उनको स्टैगर फॉर्म में, देखो ऐसे चलना होता है, ऐसे, ठीक है। अब है ना उनको बोल देना कि मैं स्टैगर का मीनिंग बता रहा हूँ। कहीं बाहर से आए हो, घर के बाहर से आए हो, और बाहर से क्या है आज स्टैगर की प्रैक्टिस करते हैं और लड़खड़ाते हुए चल रहे हो, तो घर वाले कुछ और समझ जाएंगे, समझ आ रही चीज़। तो ऐसा काम मत करना, कहीं पिटाई हो जाएगी फ्री के अंदर वहाँ पे, क्योंकि वो सुनेंगे तो बाद में रखेंगे पहले, समझ आ रही। घर वाले क्या करते हैं, सुनते तो बाद में कि ये क्या करके है, और रखेंगे पहले। तो डायरेक्ट गेट में घुसते ही है ना स्टैगर का मीनिंग तैयार करना शुरू मत कर देना, लड़खड़ाते हुए चलना शुरू मत कर, पहले उनको बोल देना कि मैं स्टैगर का मीनिंग बताता हूँ, स्टैगर क्या होता है, ये होता है स्टैगर। अब उनको बोलना गैस करो कि स्टैगर होता क्या है, मैंने ऐसे चल के दिखाया, बताओ क्या होता है स्टैगर, तो वो आपको फिर गैस करेंगे कि यहाँ लड़खड़ा कर चलना, या फिर कुछ भी बोलेंगे टेढ़ा मेढ़ा चलना, इस तरीके से, समझ में आई चीज़, तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसे यूज़ करना, यूज़ मैंने बता दिया अब आपको। एडिटोरियल में देखें, स्लॉट्स कुड बी स्टेगर्ड, स्लॉट से उनको स्टेगर किया जा सकता है, मतलब अलग अलग टाइम पे व्यवस्थित किया जा सकता है। ये बात हुई थी टाइम स्लॉट के लिए, जो एग्जाम वगैरह जेई के एग्जाम वगैरह की बात हुई थी वहाँ पे। तो इसके लिए आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा कंप्लीट सेंटेंस के लिए। अब चलते हैं पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये डायरेक्ट अपने को दिखाई दे रहा है, लड़खड़ाना कैसे होता है, स्टेगर कैसे होता है। देखो ये कुत्ता आया, ये कोई चीज़ उठाने लगा और ऐसे लड़खड़ा गया। ये चीज़ आप लोगों के साथ होती है कि नहीं होती, जब कोई ग्राउंड पे कोई चीज़ पड़ी होती है, अपने एकदम उठाने लगते हैं तो एकदम से कई बार लड़खड़ा जाते हैं ना, होता है कि नहीं होता, वो स्टैगर होता है, समझिए ना चीज़। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत सारे लोग तो आपको शाम को लड़खड़ाते हुए दिखाई दे जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी बोल दे हुए, वो वैसे गलत चीज़ है, जो वो लड़खड़ाने वाला काम है, जो काम वो करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है, नहीं करना चाहिए एजुकेटेड लोगों को। लेकिन आपको बहुत सारे दिखाई दे जाते हैं, तो आप बोलना कि ये स्टैगर करेगा, आप देखना स्टैगर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आप चलते चलते एकदम से लड़खड़ा जाते हो, तो एकदम से क्या बोलोगे, ओ नो स्टैगर हो गया, ठीक है, ऐसे बोला करो, याद हो जाएगा, परमानेंट फिक्स ही कर लो माइंड के अंदर। जैसे चलते चलते एकदम लड़खड़ाए गए, अरे स्टैगर हो गया, बच गया, स्टैगर हो गया था, बच गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ, समझ में आया किस तरीके से इसको, इस वोकेब को यूज करना है। तो इस तरीके से आप यूज कर लेना, ये आपको दिखाई दे रहा है स्टैगर। तो ये जो वोकेब थी आपकी लास्ट वोकेब थी इस एडिटोरियल की, जो मैंने सिलेक्ट की थी उनमें से, ठीक है। तो ये वोकेब वगैरह आप क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। तो ऐसे आप लोगों को वोकेब रिवाइज करनी है और इस तरीके से वोकेब को यूज करना है। सबसे बेस्ट मेथड यही है, और कोई मेथड नहीं है, कोई ट्रिक तैयार मत करना, फालतू की बातें हैं, कंफ्यूज हो गए। यही मेथड है, यूज करना ही मेथड होता है वोकेब तैयार करने का। जब मीनिंग को यूज करोगे तभी याद होगा। वो ट्रिक अगर कर भी लोगे तो थोड़े टाइम याद रहेगी, फिर भूल जाओ, क्योंकि जब 2-3 एक जैसी वोकेब आ जाएगी तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है और यही रियल और प्रैक्टिकल मेथड है। तो रिवाइज करते रहो, अब तक की जितनी वोकेब है वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सहस्त्रों वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने ऐसे दो साधारण पत्थरों को घिसकर अग्नि उत्पन्न करने का प्रयास किया होगा। अपने इस प्रयास में सफल होने से पूर्व उसे अनेकों असफलताएं झेलनी पड़ी होंगी। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों ने उसे रोका भी होगा और टोका भी होगा। इतना ही नहीं, उसे अनगिनत बार लोगों के उपहास का पात्र भी बनना पड़ा, किंतु उसने अपने प्रयास रोके नहीं और अंततः अग्नि को खोज डाला। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमें सब कुछ भुलाकर निष्ठा का हाथ थामे पूर्ण विश्वास के साथ केवल निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम असंभव को संभव बना सकते हैं और तभी मानवता की भलाई के लिए अद्भुत और अविस्मरणीय बदलाव ला सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी,